स्टडी मानिया यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ट्यूटोरियल सीरीज के बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में किस में पुनर्विवाह वर्जित है? तो यह मनुस्मृति में पुनर्विवाह को वर्जित किया गया है। मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट लिखा गया है कि वैसा व्यक्ति जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई हो वह पुनर्विवाह कर सकता है, परंतु वैसी स्त्री जिसका पति का मृत्यु हो गया हो वह पुनर्विवाह नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस शासक को वर्ण व्यवस्था का संरक्षक माना जाता है? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी को वर्ण व्यवस्था का संरक्षक माना जाता है। सातवाहन वंश के शासक हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी। इन्होंने 4 वर्णों वाली व्यवस्था को पुनः स्थापित करते हुए उसे संरक्षण प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन अष्टांग योग का भाग नहीं है? तो इसमें अनुस्मृति या अष्टांग योग का भाग नहीं है। जो अष्टांग योग होता है योग सूत्र में है और ये पतंजलि के द्वारा दिया गया था। इसमें 8 है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, अनुस्मृति इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख को दिल्ली लाने वाला शासक कौन था? तो ये फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक द्वारा निर्मित 2 स्तंभ लेख मेरठ एवं टोपरा को दिल्ली लेके आया था और टोपरा स्तंभ को फिरोजाबाद मस्जिद के निकट स्थापित किया था तथा मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली में एक स्थान पर स्थापित किया था। नेक्स्ट है, मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसमें हुआ था खानवा का युद्ध, ये 1527 में हुआ था। उसके बाद घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में हुआ था। उसके बाद चौसा का युद्ध हुआ था, ये 1539 में हुआ था। उसके बाद सामोगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 ईस्वी में। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरंजामी प्रथा का संबंध इससे है। तो सरंजामी प्रथा जो होता है यह मराठा भू राजस्व से संबंधित है। मराठा शासनकाल में सरंजामी प्रथा का संबंध भू राजस्व प्रशासन से संबंधित था और इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? ये डचों के द्वारा प्रारंभ की गई थी। भारत के साथ व्यापार करने के लिए सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 में लंदन में स्थापित की गई थी और यह कंपनी डचों द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसके बाद 1602 में डच संसद के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया और एक संयुक्त डच इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। नेक्स्ट है, किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला? तो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले ये कहा था कि मैंने रोटी मांगी और मुझे बदले में पत्थर मिला। और यह उपरोक्त कथन जो है महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था और अपनी 11 सूत्री मांग को वायसराय इरविन द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर उन्होंने ये बात कही थी। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी और उन्होंने किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में फांसी दी गई, जिसमें बग्गी में खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था और कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई थी। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है, मलिक अंबर का संबंध किस भारतीय राज्य से था? तो मलिक अंबर का संबंध अहमदनगर से था। मलिक अंबर अहमदनगर का वजीर था और मलिक अंबर को दक्षिण भारत का टोडरमल भी कहा जाता था। उन्होंने दक्षिण भारत में टोडरमल की भूमि व्यवस्था के आधार पर रैयतवाड़ी की व्यवस्था लागू की थी तथा भूमि को ठेके पर देने की प्रथा को समाप्त किया था। नेक्स्ट है, इस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। तो दादा भाई नौरोजी 1892 में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे और दादा भाई नौरोजी ने अपने लंदन प्रवास के दौरान लंदन इंडियन एसोसिएशन एवं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी और उन्होंने 1892 में ब्रिटेन के उदारवादी दल की ओर से मध्य किंग्सबरी स्टेट से हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने वाले एशिया के प्रथम व्यक्ति बने थे।
अगला है, निम्न में कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो इसमें से कंबन हो जाएगा जो कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में पंप, पोन और रन ये तीन शामिल है। 10वीं शताब्दी में कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न के रूप से विश्व विख्यात थे पंप, पोन एवं रन। और जो कंबन दिया हुआ है तो ये कंबन तमिल साहित्य से संबंधित है। अगला है, नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था 1938 में अंग्रेजी भाषा में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान का मुख्यालय ये नई दिल्ली में स्थित है। साथ ही याद रखना है, भारतीय कृषि अनुसंधान के बारे में पूछेगा तो भारतीय कृषि अनुसंधान भी नई दिल्ली में है। और तंबाकू अनुसंधान पूछे तो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। अगर राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला के बारे में पूछा जाता है तो वह जमशेदपुर में है। और एक केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान है, इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध राजस्थान से है। हमारा आंसर सी हो जाएगा। और राजस्थान में सपेरा जनजाति पाई जाती है, तो उस सपेरा जनजाति की स्त्रियों का जो नृत्य होता है उसको कालबेलिया नृत्य बोलते हैं। और 2011 में इसे यूनेस्को ने लोक गीतों तथा नृत्य को मानवता की अमूर्त विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया था। अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो जो पुलित्जर पुरस्कार है यह 1917 से देना शुरू हुआ था और यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार कोलंबिया के विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में की गई थी। और कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 में आई थी। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है और प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समृद्धि में शामिल किया जा सकता है राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय परिवर्तन और पूंजी स्तर में सुधार नहीं होगा। तो राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय परिवर्तन, इन तीनों को आर्थिक समृद्धि में शामिल किया जा सकता है। कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन के विकास पर केंद्रित थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी जो मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी। और 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1972 से 77 तक था। और यह प्रधानमंत्री इसी कार्यकाल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी 1993 में। अगला है, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है तो 1 हेक्टेयर से कम है। भारत में जोत एवं इसके आकार को कृषि गणना 1516 के अनुसार सीमांकन किया गया है। सीमांत कृषि भूमि जोत है वह 1 हेक्टेयर से कम है। जो छोटी जोत है वो 1 से 2 हेक्टेयर है और जो बड़ी जोत है वह 10 हेक्टेयर से अधिक है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है परंतु राज्य सरकार द्वारा एकत्र एवं आवंटित किया जाता है? तो ये स्टाम्प कर होता है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है परंतु राज्य सरकार उसे वसूलती है और बांटती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो इसमें जो ब्याज दर है यह राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। राजकोषीय नीति से तात्पर्य होता है कि सरकार की उन नीति से जो खर्च, निवेश और टैक्स की दरों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 5 नए देश ब्रिक्स समूह में शामिल हुए हैं, निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसमें ईरान, सऊदी अरब, मिस्र शामिल है। ये अर्जेंटीना जो होगा ये शामिल नहीं है। 5 नए सदस्य शामिल हुए हैं, उसमें ईरान है, सऊदी अरब है, इथोपिया है और मिस्र के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। और अर्जेंटीना ब्रिक्स में शामिल होने के लिए निर्णय से पीछे हट गया था। और ब्रिक्स की स्थापना साथ ही 2006 में औपचारिक समूह के रूप में किया गया था और 2011 में दक्षिण अफ्रीका में शामिल होने से ब्रिक्स बन गया। पहले ब्रिक था 2006 में और 2011 में जब दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका शामिल हुआ तो एस मिल गया तो ब्रिक्स बन गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दक्षिण अमेरिकी देश है जो अपनी सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश बन गया है? तो यह है वेनेजुएला। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला अपने सभी 6 ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश बन गया है और अंतिम हम्बोल्ट ग्लेशियर अब बर्फ क्षेत्र बन गया है। 2011 तक इसके सभी 5 ग्लेशियर पहले ही समाप्त हो चुके थे। अगला है,
अभ्यास पिच ब्लैक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? जो अभ्यास हुआ था पिच ब्लैक 2024, इसका आयोजन 12 जुलाई से 2 अगस्त 2024 तक रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स बेस डार्विन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो होता है प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना है। 2024 में विश्व जनसंख्या दिवस का थीम था किसी को पीछे न छोड़े, सबकी गिनती करे। याद रखिएगा लोग, 2024 में विश्व जनसंख्या दिवस का थीम था किसी को पीछे न छोड़े, सबकी गिनती करे। अगला है, भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन IICG का स्थापना किस राज्य में किया गया है? ये केरल में किया गया है। ग्राफीन अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए टाटा स्टील लिमिटेड के सहयोग से कोच्चि केरल में इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह अजय मानिक राव खानविलकर को किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मानिक राव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो न्यायमूर्ति मानिक राव खानविलकर भारत के दूसरे लोकपाल अध्यक्ष होंगे। प्रथम लोकपाल जी थे वह पिनाकी चंद्र घोष थे 2019 से लेकर के 2022 तक। नेक्स्ट है, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण है? तो 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में वन तथा वृक्षावरण क्षेत्र कुल क्षेत्र का लगभग 25.17% है और वन क्षेत्र जो है यह 7,15,343 वर्ग किलोमीटर जो 21.76% है। वहीं वृक्षावरण की बात करते हैं तो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, ये 3.41% है और 2021-23 की तुलना में वन तथा वृक्षारोपण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 24-25 में बिहार में व्यापक विकास परियोजनाओं हेतु कितने करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है? 58,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 26,000 करोड़ रुपए सड़क संपर्क परियोजना के लिए दिया गया है। 21,400 करोड़ रुपए भागलपुर के पीरपैंती में बिजली संयंत्र की स्थापना के लिए आवंटित किया गया है और 11,500 करोड़ रुपए बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हल्के टैंक जोरावर का अनावरण किया है, उसे किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? यह किया गया है DRDO के द्वारा। DRDO और L&T ने के द्वारा संयुक्त रूप से इसका विकास किया गया है और इसे वर्ष 2027 तक भारतीय सेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर बन गया है? तो ये कोझिकोड है। केरला का कोझिकोड भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर बन गया है और यह प्रतिष्ठित मान्यता शहर की समृद्धि, साहित्यिक विरासत और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालती है। नेक्स्ट है, ईशान पहल की शुरुआत किसने किया था? जो ईशान पहल है इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा शुरू किया गया है और इसमें भारत के 4 एरोस्पेस क्षेत्रों को नागपुर स्थित एकल प्राधिकरण में एकीकृत किया जाएगा। वर्तमान में भारतीय एयरस्पेस 4 एयरस्पेस मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई और एक सब एयरवेज स्पेस ये गुवाहाटी में विभाजित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। इन्होंने किस वर्ष RBI के गवर्नर के पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था? तो उन्होंने 1982 से लेकर 85 तक RBI के गवर्नर के पद पर रहे थे और ये RBI के 15वें गवर्नर थे। हमारा आंसर सी हो जाएगा। मनमोहन सिंह 1991 से 96 तक वित्त मंत्री के रूप में कार्य किए थे और 2004 से 14 तक भारत के 13वें प्रधानमंत्री भी थे। 1985 में उन्हें राजीव गांधी द्वारा योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था और 2002 में इन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का खिताब भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस देश में विश्व के सबसे बड़े डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज DSCT प्लांट मैमथ का परिचालन शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया आइसलैंड में। विश्व के सबसे बड़े डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट मैमथ का परिचालन आइसलैंड में हुआ है और इसके द्वारा CO2 को गहरी भूवैज्ञानिक संरचनाओं में अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाएगा। साथ ही विविध अनुप्रयोगों से इसका उपयोग भी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है,
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 99वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो ये स्पेन है जो ISA का 99वें नंबर का सदस्य बना है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत 2015 में भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से किया था। साथ ही याद रखेंगे इसका 100वां सदस्य पराग्वे बना है और इसका मुख्यालय जो है गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 2024 में साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान से रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया गया है और यह साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। रस्किन बॉन्ड को 2021 में इस सम्मान के प्राप्तकर्ता नामित किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दरबार हॉल का नाम बदल करके अशोक मंडप रखा है, सॉरी गणेश गणतंत्र मंडपम रखा है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम बदल के अशोक मंडप कर दिया गया है। याद रखना है, जो दरबार हॉल है उसका नाम गणतंत्र मंडप और जो अशोक हॉल है उसका नाम बदल करके अशोक मंडप रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है? यह गुजरात है। हाल ही में केरल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा गुजरात के कच्छ में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है और वहां से प्राप्त अवशेषों में टेराकोटा, चीनी मिट्टी के बर्तन, कलाकृतियां और जानवरों की हड्डियां शामिल है। नेक्स्ट है, ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है। किस राज्य सरकार ने? तो ये क्या है, कर्नाटक की सरकार ने। कर्नाटक सरकार जो है ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम के सहयोग से डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है और इसके द्वारा गेमिंग और सोशल मीडिया पर स्क्रीन समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में PV सिंधु के साथ कौन है? तो जो ये है शरद कमल। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में भारत के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक PV सिंधु और शरद कमल थे, जबकि समापन में ध्वजवाहक मनु भाकर और PR श्रीजेश थे। भारत की तरफ से मशाल वाहक अभिनव बिंद्रा को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह है मनु भाकर। मनु भाकर ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय बनी है और निशानेबाजी में पदक जीतने वाली प्रथम महिला मनु भाकर ही है। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्सर में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, पूजा फूल तोड़ रही है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो जो पूजा फूल तोड़ रही है इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। हमारा आंसर बी हो जाएगा। अगला है, निम्न में कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसमें घोड़ा का पर्यायवाची तुरंग, सैंधव और घोटक है। जो अस्म है यह घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। अस्म का पर्यायवाची अस्म होता है, पत्थर का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? तो ये जो आषाढ़ है यह गलत हो जाएगा। आषाढ़ में जो आषाढ़ होता है उसका सा ये वाला होता है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है, हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें संबोधक कारक है, संबोधन कारक हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो इसमें कर्मधारय समास का उदाहरण जो हो जाएगा वो हो जाएगा श्वेत पत्र। कर्मधारय समास मतलब होता है कि एक पद विशेषण अथवा या उपनाम होता है और दूसरा पद जो होता है विशेष और में होता है। जैसे नील गगन में नील विशेषण है और गगन विशेष है, उसी तरह से श्वेत पत्र है तो श्वेत इसमें विशेषण है और पत्र जो है विशेष है। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ईच डे द प्राइस ऑफ गोल्ड विल फ्लक्चुएट ऑन द मार्केट। ये अप डाउन ऊपर नीचे होता रहता है तो फ्लक्चुएट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ डैश एजुकेशनल नीड्स टू इंक्लूड रीडिंग, राइटिंग, मैथ एंड अ वैरायटी ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। ये हो जाएगा फंडामेंटल। फंडामेंटल एजुकेशन हो जाएगा मौलिक शिक्षा। नीड्स टू इंक्लूड इसमें
रीडिंग, राइटिंग, मैथ एंड वैरायटी ऑफ अदर सब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मली पुट एन इन टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वन ऑफ वर्ड सब्स्टिट्यूशन निकालना है कि अनेक शब्दों का एक शब्द क्या होगा। मतलब दिया है कि फॉर्मली पुट एन एंड ऑफ सिस्टम, इस सिस्टम को समाप्त करना प्रैक्टिस या इंस्टीट्यूशन द्वारा, इसको बोलते हैं एबोलिश। एबोलिश मतलब उन्मूलन करना, पूरी तरह से खत्म करना। इसमें इम्बार्क दिया है, इम्बार्क मतलब शुरुआत होता है, इनिशिएट मतलब शुरू करना होता है, प्रारंभ करना होता है, और एक होता है कॉमर्स तो मतलब व्यापार होता है। ठीक है, हमारा आंसर इसमें एबोलिश हो जाएगा, खत्म करने के सेंस में दिया हुआ है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है। तो जूट के रेशे से भारत में सामानों का निर्माण करने में भारत का स्थान पहला है, और इसको गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। इसका पहला कारखाना कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान पर 1855 में लगाया गया था, और भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में की गई थी। भारत विश्व के 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है और दूसरा बड़ा निर्यातक देश भी है। अगला है, विश्व में सबसे अधिक थोरियम का भंडार भारत के किस राज्य में है। तो विश्व में सबसे अधिक थोरियम का भंडार यह केरल में स्थित है, और विश्व का सबसे अधिक जो थोरियम का भंडार केरल के मोनाजाइट बालू में पाए जाते हैं, और देश के कुल स्वर्ण उत्पादन का 99% भाग अकेले कर्नाटक राज्य से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है। तो बुध है सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला, और यह सूर्य के सबसे नजदीक है, और यह सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है, और बुध का कोई उपग्रह भी नहीं है। इस ग्रह का विशिष्ट गुण इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना है, और यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करता है, और इस ग्रह का जो तापांतर है अन्य सभी ग्रहों से अधिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है, सभी भूकंपीय तरंगों का वेग कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर घट जाता है, और केवल जो प्रारंभिक तरंग होता है ये पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकता है। ये सही है, और आंसर डी हो जाएगा। सभी स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। प्राथमिक तरंग जो होता है उसकी गति सबसे अधिक होती है, अप्राथमिक तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होता है, और द्वितीय जो तरंग होता है उसे एस तरंग बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग होता है, और सतही तरंग जो होता है वो एल तरंग, ये सबसे विनाशकारी होता है, इसे लव तरंग भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुगेला जलप्रपात निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो ये तुगेला जलप्रपात है यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, हमारा आंसर डी हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे, जैसे एंजी जलप्रपात है यह वेनेजुएला में है, सुथरलैंड जलप्रपात है न्यूजीलैंड में है, ग्वार्नी जलप्रपात है यह फ्रांस में है, अजोग या गरसोपा है ये कर्नाटक भारत में है, और एक है नियाग्रा जलप्रपात ये कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के ताप को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प दोनों उत्तरदायी हो जाएगा। सॉरी, पृथ्वी का ताप लिखा हुआ है, और जल वाष्प जो होता है वायुमंडल में सबसे अधिक परिवर्तनशील है तथा असमान वितरण वाली गैस है, यह ऊंचाई के साथ घटती रहती है। नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति के कारण वायुमंडल पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परिवर्तन का आभास होता है, और नाइट्रोजन गैस का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है। तो प्रति चक्रवात की जो दिशा होती है यह उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप ही होती है, यानी घड़ी की सुई की दिशा की जैसी होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है। चक्रवात में हवा केंद्र की तरफ आती है और ऊपर उठकर ठंडी होती है तथा वर्षा कराती है, जबकि प्रति चक्रवात जो होता है उसमें मौसम साफ होता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी मानव आवास को क्या कहते हैं। तो मध्य एशिया का जो स्टेपी क्षेत्र है वहाँ के निवासियों द्वारा पशुओं की खालों से जो बनाया जाता है अस्थायी मानव आवास उसको यूर्त बोलते हैं। एक होता है इग्लू, यह टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो प्रजाति द्वारा बर्फ से बनाया जाता है और यह अर्धगोलाकार आवास होता है। और एक टीपी होता है, तो टीपी जो होता है यह रॉकी पर्वत अमेरिका के पूर्वी भागों में निवास करने वाले रेड इंडियन द्वारा निर्मित तंबू के आकार का आवास है, जो मुख्यतः बेसिन बैल के चमड़े से बनाया जाता है, बिशन बैल के चमड़े से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कच्छ का रण अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो जो कच्छ का रण है यह जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है। और भी याद रखना है साथ में, जैसे एक है एक सींग वाला गेंडा, तो ये सबसे ज्यादा काजीरंगा और जालदापाड़ा में पाया जाता है। और एशियाई शेर है जो यह गिर में पाया जाता है।
और एक है साइबेरियन क्रेन, ये केवला देवी नेशनल पार्क में पाया जाता है। और जो कस्तूरी मृग होता है यह शिकारी देवी अभयारण्य में पाया जाता है। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य ये कच्छ डेजर्ट है गुजरात में, और सबसे छोटा हो जाएगा पीठी व गुज, ये हो जाएगा लक्षद्वीप में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा से अभिहित किया जाता है? एक व्हिटली पुरस्कार होता है। व्हिटली पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा दी गई है, और यह पुरस्कार WFN यानी व्हिटली फंड फॉर नेचर द्वारा प्रदान किया जाता है। 2024 में इस पुरस्कार को 7 व्यक्तियों को दिया गया था, जिसमें भारत के पूर्णिमा देवी वर्मन भी शामिल थी, यानी पूर्णिमा देवी वर्मन को 2024 में व्हिटली पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया? यह 1833 के चार्टर अधिनियम में दिया गया। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। और इसी अधिनियम के तहत 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का भी गठन किया गया था। और इसी अधिनियम के तहत भी विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया था। और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल भी कहा जाने लगा था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रमुख समितियों में प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या ये 389 निश्चित की गई थी, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 33 जो थे देशी रियासत के प्रतिनिधि शामिल थे। और कुछ समिति है जैसे संचालन समिति, राष्ट्र ध्वज संबंधित आदर्श समिति, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका अध्यक्ष थे। और संघीय समिति, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों की सलाहकार समिति, इन सब के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार का न्याय का उल्लेख है, जो सामाजिक न्याय होता है, आर्थिक न्याय होता है और राजनीतिक न्याय होता है। और वहीं स्वतंत्रता की बात करते हैं तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, और व्यक्ति की, विचार की, धर्म की, विश्वास की, उपासना की। और साथ ही देखेंगे समानता की, तो जो ये 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो इसमें लिखा गया कितने प्रकार के न्याय है, तो न्याय हो जाएगा 3 हो जाएगा, स्वतंत्रता 5 हो जाएगा और समानता 2 हो जाएगा। हमारा आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में विभिन्न देशों से सहायता लिया गया था, जिसमें से यह जो दिया हुआ है वित्तीय आपात के कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा, यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और साथ ही अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया था, और संविधान की प्रस्तावना को लिया गया था, न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए लिया गया था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लिया गया था, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग की प्रक्रिया को लिया गया था, संविधान की सर्वोच्चता को लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है? तो यह 5वीं अनुसूची में किया गया है। साथ ही याद रखें कि जो 4थी अनुसूची है, इस अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वितरण दिया गया है। और जो 6ठी अनुसूची है, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। और जो 7वीं अनुसूची है, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। मतलब जो 3 सूची बनाया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का उल्लेख है? तो आर्टिकल 350 के ए में दिया हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 351 में हिंदी को प्रोत्साहित किया गया है। अनुच्छेद 21 का 1 जो है, इसमें राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद जो 45 है, इसमें सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना शामिल है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित
कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 हो जाएगा, यानी 33 + 1 है। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है, वही है। नेक्स्ट है विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखते हैं, विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है, सही है। और साधारणतः विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता, किंतु यदि सदन में मत बराबरी में बांटे जाए तो वह निर्णायक मत दे सकता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला है किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा अथवा नहीं, इसका निर्णय उस राज्य के मुख्यमंत्री करता है। ये स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन ए, यानी पहले वाला स्टेटमेंट सही था, क्योंकि विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है। और जो वोट देने का बात किया गया है कि साधारणतः विधानसभा अध्यक्ष जो होता है सदन में मतदान नहीं करता है, किंतु अगर बराबरी वोट हो जाए तो वह निर्णायक मत दे सकता है। और किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा के अध्यक्ष करता है, न कि मुख्यमंत्री। विधानसभा की बैठकों के लिए जो गण पूर्ति होती है वह कुल सदस्य का 1/10 होता है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी। तो जो अंतर्राज्यीय परिषद हुआ था, इसका प्रथम बैठक हुआ था, यह विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में की गई थी 10 अक्टूबर 1990 को, यानी वीपी सिंह। और केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। सरकारिया आयोग ने 1983 से लेकर 88 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की अनुशंसा की थी। अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का कोई मंत्री कर सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 2014 में, इसके द्वारा की गई थी। और एक था 96वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, इसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर ओडिया लिखा गया था। और 98वां संविधान संशोधन हुआ था 2012 में, इसमें संविधान में अनुच्छेद 371 जे शामिल किया गया था, जिसका उद्देश्य कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त करना था। और 100वां संविधान संशोधन हुआ था 2015 में, इसके तहत भारत बांग्लादेश में कुछ भूमि ट्रांसफर किया गया था। अगला क्वेश्चन है सौर विकिरण मापक उपकरण को क्या कहा जाता है। तो इसको बोलते हैं एंटीनोमीटर, जो सौर विकिरण को मापता है। साथ ही होता है एक एटमोमीटर। तो एटमोमीटर जो होता है यह होता है वाष्पीकरण मापक होता है, और एक होता है एनीमोमीटर, यह वायु वेग मापी होता है, और एक होता है लक्स मीटर। जो लक्स मीटर होता है प्रकाश की तीव्रता मापने वाला उपकरण है। अगला क्वेश्चन है एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिए वाला वाहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यह हो जाएगा बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा, यह सत्य नहीं है, ऑप्शन 1 और 2। यदि कोई गाड़ी वांछित चाल से सापेक्ष गति तेज गति से चल रहा हो तो वह मोड़ पर बाहर की ओर फिसलने लगती है, किंतु तब घर्षण बल भीतर की ओर लगकर अतिरिक्त अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर देता है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 और 2 गलत हो जाएगा। ये अंदर पहिए पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के रंग का निर्धारण निम्नलिखित में से किससे होता है। जो प्रकाश का रंग होता है उसका निर्धारण तरंगदैर्घ्य से होता है। भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य भी अलग अलग होता है, और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है यह सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है जब हवा का तापमान बढ़ता है तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब हवा का तापमान बढ़ता है तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। अगला है किसी विद्यालय में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, तो इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अधिक प्रकाश वाले बल्ब रेजिस्टेंट अधिक है, गलत है। कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंट अधिक है, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। हमारा आंसर बी हो जाएगा। फॉर्मूला होता है पावर का V इंटू आई, वी आई होता है मतलब वोल्टेज इंटू करंट, तो इसलिए जो P होगा ये V²/R हो जाएगा, मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा I/R के। तो मतलब क्या होगा कि जब अधिक प्रतिरोध वाला बल्ब कम विद्युत ऊर्जा का क्षय करेगा और कम प्रकाश उत्पन्न करेगा। अगला क्वेश्चन है अति लघु रेडियो तरंगों के आविष्कार में निम्न में से किस वैज्ञानिक का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा है। तो यह रहा जगदीश चंद्र बोस का।
अति लघु रेडियो तरंग के आविष्कारक जगदीश चंद्र बोस थे और एस चंद्रशेखर थे। ये तारों की संरचना तथा विकास किए थे और चंद्रशेखर सीमा दिए थे। और एक नील्स बोर था, हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह है कि इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि जो दूरदृष्टि वाले होते हैं इसमें उत्तल लेंस से ठीक किया जाता है। जब किसी व्यक्ति की नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है तो उसे दूरदृष्टि हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? तो इसे समस्थानिक बोलते हैं। हमारा आंसर ये हो जाएगा। अगला है, क्यूपराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? जो क्यूपराइट होता है यह कॉपर का अयस्क होता है और क्यूपराइट का फॉर्मूला Cu2O होता है। अगला क्वेश्चन है, साथ ही याद रखेंगे कुछ अयस्क जैसे कैल्शियम का होता है लाइमस्टोन, कैल्साइट, जिप्सम, डोलोमाइट। सोडियम का अयस्क होता है रॉक साल्ट, ट्रोना, चिली सोडा, बोरेक्स। पोटेशियम का होता है कार्नेलाइट, नाइट्रेट। मैग्नीशियम का होता है एप्सम साल्ट, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मिलान करना है। औद्योगिक प्रक्रम दिया हुआ है और किस उद्योग से संबंधित है? तो ये जो भंजन होता है ये पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो प्रगलन होता है यह तांबे के उद्योग से संबंधित होता है। और एक हाइड्रोजनीकरण होता है, ये खाद्य वसा से संबंधित होता है। और वल्कीकरण जो होता है यह रबड़ उद्योग से संबंधित होता है। अगला है, कठोर जल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं किया जाता है? पीने के पानी के लिए किया जाता है, साबुन से कपड़े धोने के लिए किया जाता है और फसल की सिंचाई के लिए किया जाता है। सभी हो जाएगा। कठोर जल का प्रयोग इनमें से किसी के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि जो जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है, इसलिए इसका उपयोग पीने के पानी में नहीं कर सकते हैं, कपड़े धोने के लिए नहीं कर सकते हैं और फसल की सिंचाई के लिए भी नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें किस तत्व की कमी होती है? तो जो कीटभक्षी पौधे उगते हैं उस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है और ये पौधे अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता पृथ्वी से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को अवशोषित करके पूरा नहीं कर पाते हैं। ये पौधा अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता कीटों को पकड़कर और उसका पाचन करके पूरा करते हैं और इस कार्य के लिए उन्हें विशेष पोषण विधि विकसित होती है, जैसे नेपेंथिस होता है, डायोनिया होता है, ड्रोसेरा होता है, यूट्रिकुलेरिया होता है इत्यादि। ये सभी कीटभक्षी पौधे हैं। अगला क्वेश्चन है, एथिलीन का प्रयोग निम्नलिखित में यहाँ नहीं किया जाता है, कहाँ नहीं किया जाता है? तो एथिलीन का प्रयोग फलों को पकाने में करते हैं, निश्चेतक के रूप में करते हैं, मस्टर्ड गैस बनाने में करते हैं। ये जो है कार्बाइड लैंप में प्रदीपक के रूप में ये नहीं करते हैं। हमारा आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? जो बुलेट प्रूफ कपड़े बनते हैं उसमें पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। पॉलीएमाइड जो होता है पॉलीपैराफिनाइल टेरेफ्लोएमाइड नामक बहुलक होता है, जिससे बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण होता है और यह एक सिंथेटिक फाइबर होता है और इसका जो ब्रांड नाम होता है उसको बोलते हैं केवलर। टेफ्लॉन जो रासायनिक रूप से निष्क्रिय एवं उष्मा प्रतिरोधी बहुलक है और इसका प्रयोग सांद्र अम्लों एवं दाहक द्रव्यों के भरने की फिल्म बनाने तथा उष्मा व रासायनिक पदार्थों के प्रति अस्थायी वस्तु बनाने में किया जाता है। अगला है, जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? तो जो अमरूद होता है वो जेली बनाने में सर्वाधिक उपयुक्त है। पपीते में पपाइन नामक तत्व पाया जाता है जो जेलेटिल को सेट नहीं होने देता है, अतः इससे जेली नहीं बना सकते हैं। और आम जो होता है, आम में पेक्टिन की उपस्थिति कच्चे और पूर्ण परिपक्व होने पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं। गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, सही है। और जो अस्थिल मछलियों में वातावरण आमतौर पर विद्यमान होते हैं। उपास्थिसम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। यह स्टेटमेंट सही नहीं है, आंसर दिया जाएगा। जो इकाइनोडर्म होते हैं समुद्र में पाए जाने वाले जीव होते हैं जिनके शरीर की संभिति होती है द्विपार्श्वीय होती है बायलैटरल, और ये सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक नहीं होते हैं। गोल कृमि जो होता है उसमें परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, ये सही है।
और अस्थिल मछलियों में बताशय आमतौर पर विद्यमान होता है और बाष्पीय मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। अगला क्वेश्चन है, सांप के जहरीले विष तंत्र होते हैं जो रूपांतरित रूप है, ये जंभिका तंत्र के रूपांतरित रूप होते हैं। विषैले सांप में जो ऊपरी जबड़े की मैक्सिल हड्डियों में से एक से 3 जोड़ी बड़े व पीछे की ओर मुड़े विसंगत तालु से मुख्य ग्रासन गुहिका से उभरे हैं और यह मैक्सिलरी दांत जो होते हैं ऊपरी जबड़े में ही स्थित 20 ग्रंथियों से संबंधित हैं। अगला है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस कोशिकांग की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो यह होता है राइबोसोम तथा अंतःद्रव्यजालिका, अंतःद्रव्यजालिका, ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो ये जो धान का फसल होता है उसमें होते हैं। नील हरित शैवाल का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन आपूर्ति हेतु धान की फसल में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दांतों पर जमी परतें निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो दांतों पर जो बनी परतें होती है यह भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मानव से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया है कि एथियल की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होती है और वक्षीय अम्लों की मौजूदगी से अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांश से एंटेरोजेस्ट्रॉन उत्पन्न होती है। ये दोनों सही है। सेक्रेटिन होता है, इसका हार्मोन का स्रावन कायम की अम्लता से प्रोत्साहित होता है जो जठरीय स्रावन को रोकता है, और क्षुद्रांश जो होता है द्वारा एंटेरोगेस्ट्रोन नामक हार्मोन का स्रावन होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। अगला है, मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो तंत्रिका तंत्र में जो गड़बड़ी होती है वह विटामिन B12 की कमी से होती है। और B12 का सोर्स जो होता है मांस, मछली, अंडा इत्यादि होता है। और एक B5 की कमी से होता है। B5 की कमी से चर्म रोग होता है, वृद्धि कम होता है और बाल सफेद होता है। साथ ही देखेंगे B6 जो होता है इसकी कमी से पेशीय ऐंठन होता है, चर्म रोग होता है और रक्तहीनता इत्यादि होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात, हार्ट अटैक से संबंधित है? तो पसीना एवं जी में चलना, सीने में दर्द, बांह में दर्द एवं झंझनाहट, ये सभी हो जाएगा हार्ट अटैक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है यह पुटिका के द्वारा स्रावित होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन का उत्पादन स्त्रियों के अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं की कोशिका द्वारा यौनारंभ से लेकर के रजोनिवृत्ति तक की आयु तक होती है। और प्रमुख एस्ट्रोजन होता है स्ट्रेडियोल होता है। इसे नारी विकास हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि यह मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है। नेक्स्ट है, कोशिका के उस प्रकार की पहचान करें जो लंबी और शाखित है। तो ये होती है तंत्रिका कोशिका। सभी जंतुओं एवं तंत्रिका तंत्र अत्यधिक विशिष्ट कोशिकाओं से बना होता है जिसे न्यूरॉन्स बोलते हैं, और जो विभिन्न प्रकार की उत्तेजनाओं का पता लगाने का कार्य भी करते हैं और संचरण भी करते हैं। और यह 2 भागों में विभाजित होता है। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी शामिल होती है, और परिधीय तंत्रिका तंत्र होती है उसमें एक जाल सा फैला होता है जो सूचनाएं ग्रहण करता है और सूचनाओं को प्रभावी अंकुश को प्रेषित करता है।